पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखी। आज उसी जगह न सिर्फ हजारों लोगों ने जुमे की नमाज पढ़ी, बल्कि नमाज पढ़ने आए लोगों के लिए खिचड़ी की दावत भी रखी। लेकिन सवाल यह है कि हुमायूं कबीर की इस रणनीति के पीछे क्या उनका खुद का स्वार्थ छिपा है, जो उन्हें सिर्फ और सिर्फ बाबरी के नाम पर ही मिल सकता है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा का ये वही इलाका है जहां 6 दिसंबर को नई बाबरी की नींव रखी गई थी। इसके बाद बाबरी की नेम प्लेट सामने आई, फिर बाबरी के लिए चंदे का वीडियो जारी किया गया और फिर खिचड़ी दावत। इन चारों तस्वीरों में एक चीज कॉमन है, वो है हुमायूं कबीर, जो इन सबके पीछे है। बाबरी मस्जिद के नाम पर हुमायूं कबीर मुस्लिमों का मसीहा बनने की कोशिश में लगे हैं और इसलिए जुम्मे की नमाज के बाद हजारों लोगों के लिए खिचड़ी दावत का आयोजन कर दिया। इसे लेकर बीजेपी हुमायूं पर हमलावर है। जो दावतें हो रही हैं उसके लिए तो मस्जिद की तीमार के लिए ऐसे नहीं होता कि बिरयानी की दावतें। हुमायूं कबीर जो सियासत में नई पारी का ऐलान कर चुके हैं, वो अपनी राजनीति मुस्लिम वोटों के आधार पर करने की कोशिश में है और इसीलिए उन्होंने बाबरी का मुद्दा उठाया है। साथ ही एक नहीं बल्कि 3 बाबरी बनाने का ऐलान कर दिया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान हुमायूं कबीर कर चुके हैं, तो हिंदू संगठन और बीजेपी नेताओं ने भी राम मंदिर की नींव रखने की तारीख बता दी है। यानी अयोध्या के बाद अब बंगाल में राम मंदिर बनने वाला है और ये भी सच है कि अगले साल बंगाल में चुनाव भी है। 26 मार्च 2026 वो तारीख जब एक बार फिर से देश में राम का नाम गूंजेगा। रामनवमी का दिन होगा जब कोलकाता में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन होगा। नींव की तारीख आ गई है। राम मंदिर देखने में बिल्कुल ऐसा होगा और न सिर्फ राम मंदिर बल्कि साथ ही साथ अस्पताल और स्कूल का भी उसी दिन शिलान्यास यानी कि नींव रखी जाएगी। 4 बीघा में बनने वाले मंदिर का बजट 100 करोड़ बताया जा रहा है और इसके लिए बंगाल के हर सनातनी से सिर्फ 1 रुपए दान देने की अपील की जा रही है, ताकि न सिर्फ सनातनी एकता दिखे बल्कि हुमायूं जैसे लोगों को जवाब भी दिया जा सके। राम का देश, राम प्रतिष्ठित होंगे और राम जहाँ चाहेंगे वहाँ ही प्रतिष्ठित होंगे। हुमायूं बाबर को जिंदा करने में जुटा हुआ है, तो सनातनियों ने भी सनातनी ध्वज उठा लिया है ताकि बाबर की हिमायतियों को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जा सके। एसआईआर के खिलाफ आवाज बुलंद कर चुकी ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला बोला है। 9 दिसंबर को कोलकाता में गीता पाठ का आयोजन किया गया था, जिसमें चिकन पैटीज बेचने वाले की पिटाई कर दी गई थी। इसे लेकर ममता बनर्जी ने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दिया है। एटा बांग्ला, एटा यूपी नय। सीएम ममता बनर्जी की ये चेतावनी यूपी की योगी सरकार को है। ममता का आरोप है कि यूपी में जिस तरह दूसरे समुदाय के लोगों को परेशान किया जाता है, वैसा बंगाल में नहीं चलेगा, क्योंकि गीता पाठ वाले दिन एक शख्स की चिकन पेटी बेचने पर पिटाई कर दी गई थी और पिटाई करने वालों का शुभेंदु अधिकारी ने सम्मान किया। इसी से दीदी भड़क गई। सब कोटाके काल अरेस्ट करेছি যারা গায়ে हाथ दिएছে। এটা বাংলা, এটা यूपी नय। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने एसआईआर के नाम पर लोगों को परेशान करने का भी आरोप लगाया। কারণ নাম বাদ দিলে ধর্ণা দিয়ে বসে থাকবো যতক্ষণ পর্যন্ত ধর্ণা দেবেন। दीदी डिटेंशन सेंटर का भी विरोध कर चुकी हैं और ये सब 2027 में होने वाले चुनाव की रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान अगले 40 घंटे में हो जाएगा। 13 दिसंबर को अध्यक्ष के पद के लिए नामांकन दाखिल किया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा और अंतिम दिन यानी 14 तारीख को ही प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान होगा। और इसके लिए करीब 400 प्रांतीय सदस्यों को लखनऊ बुला लिया गया है, क्योंकि प्रांतीय परिषद के सदस्य ही प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव में वोट देते हैं। 13 तारीख को अगर एक से ज्यादा नामांकन होता है तब उसके बाद चुनाव होंगे, लेकिन अगर नामांकन केवल एक ही प्रत्याशी का होगा तो 14 तारीख को जो चुनाव प्रभारी हैं उत्तर प्रदेश बीजेपी के, वो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक घोषणा करेंगे। सूत्रों का कहना है कि इस बार भी बीजेपी पिछड़े या दलित वर्ग से किसी ऐसे नेता पर दाव लगा सकती है और ऐसे में सबसे अधिक चर्चा जल शक्ति मंत्री स्वतेंद्र देव, पूर्व एमएलसी विद्यासागर सोनकर, केंद्रीय मंत्री पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की है। इसके साथ ही महिला चेहरे के तौर पर साध्वी निरंजन ज्योति का नाम चल रहा है। 2027 चुनाव की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा चेहरा चुना जाएगा जो संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय बना सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीतकालीन सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश के एनडीए के सांसदों से मुलाकात की। बैठक में सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कामों को तकनीक के जरिए जनता तक पहुंचाने की सलाह भी दी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ये मजदूर आपके पीछे खड़ा है, आप बस काम करिए।
सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री ने सांसदों को कामों को तकनीकी के जरिए जनता तक पहुंचाने की सलाह दी। पीएम ने सांसदों को सोशल मंत्र भी दिया, जिसके जरिए सांसदों को सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और जनता के बीच जन समर्थन मजबूत करने की सलाह दी। इस दौरान पीएम ने कांग्रेस पर भी तंज कसा और उदाहरण देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल वादे करती है और चुनाव नजदीक आते ही काम करने का दिखावा शुरू कर देती है। इसके विपरीत हम लगातार काम करते हैं, लेकिन हमारी योजनाओं और उपलब्धियों का जनता तक पर्याप्त प्रचार नहीं हो पाता, जिसकी जरूरत है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास पर एनडीए सांसदों को डिनर के लिए आमंत्रित किया था। आज संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले राहुल गांधी ने कांग्रेस सांसदों के साथ बैठक की। संसद भवन के एनेक्स एक्सटेंशन इमारत में ये बैठक हुई और इस मीटिंग में सांसदों की परफॉर्मेंस की समीक्षा भी हुई। एसआईआर समेत कई बड़े मुद्दों पर राहुल गांधी सरकार को संसद में घेर रहे हैं। इसीलिए वो चाहते हैं कि उनकी टीम भी हर एक मुद्दे को मजबूती के साथ संसद में उठाए। इसी मकसद से आज उन्होंने पार्टी सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक का एजेंडा शीतकालीन सत्र में अब तक पार्टी के सांसदों के परफॉर्मेंस की समीक्षा और आगे के सत्र के लिए रणनीति पर चर्चा करना था। वो चाहते हैं कि जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, अगर वो अच्छे उनके परफॉर्मेंस रहते हैं उसके बारे में वो अप्रिशिएट करते हैं, कुछ कमियां उनके बारे में बोलते हैं। राहुल गांधी की समीक्षा बैठक में ज्यादातर कांग्रेस सांसद मौजूद रहे, लेकिन मीटिंग में जो बड़ा नाम गैर मौजूद रहा वो थे शशि थरूर। इससे पहले वो नवंबर में कांग्रेस की 2 बड़ी बैठकों में शामिल नहीं हुए थे। 30 नवंबर को सोनिया गांधी की बुलाई रणनीतिक बैठक और 18 नवंबर को एसआईआर को लेकर बैठक में थरूर नहीं पहुंचे थे। लोकसभा में आज एक अनोखा नजारा देखने को मिला। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार से भिड़े नहीं बल्कि सहयोग का हाथ बढ़ाते हुए दिखे, वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसने दिल्ली से लेकर देश भर की सांसें भारी कर रखी हैं। दिल्ली में सांसों का आपातकाल लगा हुआ है, इस बात को कांग्रेस समझ गई है। तभी तो राहुल गांधी इस मुद्दे पर कोई डिबेट नहीं, समाधान चाहते हैं। पोजीशन पे वैसा एक्रोमोनियस डिबेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक प्रकार से नेशनल इमरजेंसी है जो हमारे बड़े सिटीज हैं, तो प्रोडक्टिव डिबेट हो। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी संसद में प्रदूषण की स्थिति को लेकर चर्चा की बात कही है। मैं पूरी तरह से सहमत हूँ और मेरे ख्याल से सब सहमत हैं। सरकार ने भी कहा हम सबको डिस्कस करना चाहिए और एक एक्शन प्लान बनना चाहिए। बहुत हो गया है और बहुत हर साल बढ़ते जा रहा है। वैसे जो कांग्रेसी आज शांति से चर्चा की मांग कर रहे हैं, कुछ दिन पहले ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर के साथ संसद पहुंचे थे। संसद सत्र के दौरान आज बीजेपी सांसद रवि किशन ने फर्जी मुकदमे करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने की मांग की है। साथ ही कानून के दुरुपयोग करने वाले पुलिसकर्मियों पर भी एक्शन की बात कही है। इतना ही नहीं बल्कि सांसद ने ये भी कहा कि झूठे मुकदमे में फंसने की वजह से पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जिस पर मुकदमा होता है महोदय, उसका पूरा, अगर झूठा मुकदमा, उसका पूरा परिवार बिखर जाता है, समाज में उसकी क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाती है, बहन बिटिया की शादी है वो बर्बाद हो जाती है और मुकदमा करने वाला आराम से रहता है। वहीं रवि किशन ने यह भी कहा कि झूठे मुकदमे की वजह से इसका बोझ सरकार पर पड़ता है। सरकार से मांग करता हूं, लोक कल्याण हेतु निर्मित किसी भी कानून के दुरुपयोग कर फर्जी मुकदमा दायर करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पुलिस वाले या जांच एजेंसियां जो फर्जी मुकदमे में शामिल होती हैं, उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाए। जहरीले कफ सिरप का काला कारोबार करने वालों पर ईडी का अब हंटर चल रहा है। जहरीली साजिश के सिंडिकेट को तोड़ने के लिए ईडी एक्शन में है। आज इस सिंडिकेट से जुड़े 25 ठिकानों पर ईडी ने ताबड़तोड़ रेड की। ईडी ये पता कर रही है कि इस सिंडिकेट को फंडिंग कहां से हो रही है। जहरीले कफ सिरप की तस्करी को लेकर ईडी की ऑल इंडिया स्ट्राइक लगातार जारी है। लोगों की सेहत में मीठा जहर घोलने वाले इस सिंडिकेट के वकरजाल को तोड़ने के लिए यूपी, झारखंड और गुजरात में इस सिंडिकेट के ठिकानों पर ईडी ने आज एक साथ रेड की और वहां से जरूरी दस्तावेज जब्त किए। ईडी ने अलग अलग राज्यों में सिंडिकेट के 25 ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी की टीमों ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ, वाराणसी, जौनपुर, सहारनपुर के साथ साथ गुजरात के अहमदाबाद और झारखंड के रांची में एक साथ रेड की है। लखनऊ में ईडी की टीम ने आलोक सिंह की आलीशान कोठी पर रेड की। पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए तमाम जो दस्तावेज हैं उनको ईडी खंगाल रही है। एक तमाम जो इस पूरे सिंडिकेट से जुड़े हुए जो आय के स्रोत हैं उनके बारे में ईडी पता लगाने की कोशिश कर रही है। और इसी कड़ी में आप देख सकते हैं कि फिलहाल लखनऊ की ये कोठी है आलोक सिंह की और यहाँ पर ईडी की टीम पहुंची हुई है।
ईडी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि इस जानलेवा कफ सिरप की डिमांड और किन किन राज्यों तक सप्लाई फैली हुई है। उत्तर प्रदेश में अपराध और अपराधियों के लिए कोई स्थान नहीं है और इसीलिए उत्तर प्रदेश पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा भी लगातार जारी है। शहर कोई भी हो, तस्वीर लगभग सभी स्थानों से एक सी मिलती है, जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति का अहम हिस्सा है। ये 6 तस्वीरें सीएम योगी के उस बयान को चरितार्थ कर रही हैं, जिसे वो अक्सर दोहराते रहते हैं। बागपत में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया, जिससे अवैध हथियार बरामद हुए हैं। कालीराम पर कई गंभीर केस दर्ज हैं। उन्नाव में पुलिस ने कार्रवाई कर हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया, जिस पर 25,000 का इनाम था। ये कई दिनों से फरार चल रहा था। योगी फोर्स ने बदमाशों को सबक सिखाया। मेरठ में जहां पुलिस ने ट्रांसफार्मर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है और बदमाशों को गिरफ्तार किया। एनकाउंटर की एक खबर मिर्जापुर से भी आ गई है, जहां पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार किया। इस एक्शन में गौ तस्कर शब्बीर गोली लगने से हुआ है जख्मी। रायबरेली में पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जारी रहा। इस दौरान पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, जो कई चोरी और लूट की घटनाओं में वांटेड हैं। उत्तर प्रदेश की लखनऊ पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जो खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताता था। कई जगह इसी तरह का फ्रॉड करने वाला ये आरोपी दशरथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास तक पहुंच गया। व्हाइट कलर के जैकेट में दिख रहा ये वही दशरथ है जो खुद को दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष का प्रतिनिधि बताता था और इसी नाम का सहारा लेकर वो डिप्टी सीएम केशव मौर्य के ऑफिस तक पहुंच गया। वीडियो में देखिए, पुलिस वाले खड़े हैं और दूसरे अधिकारी खड़े हैं, लेकिन वो बेखौफ दिख रहा है। अधिकारियों को जब शक हुआ तो पूछताछ में आरोपी के झूठ का नकाब उतर गया। गौतम बुद्ध नगर का रहने वाला आरोपी नोएडा, बुलंदशहर, मेरठ और लखनऊ में कई फ्रॉड कर चुका है। आरोपी को कई धाराओं में केस दर्ज कर अरेस्ट कर लिया है, लेकिन यहाँ सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर कैसे एक शख्स पहचान छिपाकर डिप्टी सीएम के ऑफिस तक पहुँच जाता है। उत्तर प्रदेश में अवैध घुसपैठियों को लेकर हर रोज अभियान चल रहा है। वहीं चेकिंग के दौरान लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से करीब 6 मिनट की दूरी पर ही अवैध मदरसे का खुलासा हुआ, जहां बच्चों को इस्लाम की तालीम दी जाती थी। वहीं कई धार्मिक किताबें भी मिली हैं और ये लोग अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। लेकिन योगी आदित्यनाथ के एक्शन के बाद, या यूं कहिए कि पुलिस के एक्शन के बाद, वहां से ये फरार हो गए। चौंकाने वाली बात यह है कि ये सीएम आवास से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां 100 से ज्यादा घुसपैठियों ने डेरा डाल रखा था। मदरसे बनाकर बच्चों को इस्लाम की शिक्षा दी जाती थी। ये मिनी मदरसा है, ये वहाँ पर ये वो लोग हैं जहाँ पर पढ़ाई की जाती थी। और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर किस तरीके से आपको जो धार्मिक किताबें जो है वो यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगी। यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर बच्चों को पढ़ाया जाता था, इस्लाम की शिक्षा यहाँ पर दी जाती थी। और ये देखिए, ये बहुत सारी जो धार्मिक किताबें हैं वो आपको यहाँ पर नजर आ जाएंगी। वहीं पुलिस ने जब यहाँ अभियान शुरू किया तो 100 ऐसे आधार कार्ड मिल गए जिनका पता असम का था। लेकिन जैसे ही पुलिस ने उन्हें वेरीफाई करने के लिए असम भेजा, ये लोग अपना सामान छोड़कर यहाँ से फरार हो गए। वहीं पुलिस अब उनकी तलाश में है कि ये लोग यहाँ से निकलकर भागे कहाँ। दिल्ली ब्लास्ट के 4 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। इस समय की बड़ी खबर, एनआईए कोर्ट ने आरोपियों को हिरासत में भेजा। मुजम्मिल, शाहीन, इरफान, आदिल को हिरासत दी है। चारों आरोपियों की 12 दिनों की ये हिरासत है। ब्लास्ट आरोपियों की एनआईए कोर्ट में आज पेशी थी। तो दिल्ली ब्लास्ट के चारों आरोपियों को हिरासत में भेजा गया है। एनआईए कोर्ट ने इन आरोपियों को हिरासत में भेजा है। रणबीर कपूर की फिल्म धुरंधर ने स्क्रीन पर तूफान, रणबीर सिंह की फिल्म धुरंधर ने स्क्रीन पर तूफान लेकर वो आई है और भारत के साथ साथ विदेशों में भी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त परफॉर्मेंस इस फिल्म की रही है। पहले हफ्ते में ही इस एक्शन फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 300 करोड़ का कलेक्शन किया है, लेकिन इस फिल्म ने मुनीर के दोस्तों के बीच दहशत फैला दी है। फिल्म धुरंधर के रिलीज के बाद से ही पाकिस्तान में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इस फिल्म में टेरर फंडिंग का जाल, एजेंसियों की ऑपरेशन और कट्टर नेटवर्क की अंदरूनी सच्चाई को दिखाया गया है, जिसके बाद कई इस्लामिक देशों को लगा ये फिल्म उनके ही सिस्टम और नेटवर्क की पोल खोल रही है। और इसके बाद धुरंधर को 6 गल्फ देशों में बैन कर दिया गया। इस फिल्म को बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई में रिलीज की मंजूरी नहीं मिली। फिल्म में कुछ सीन नहीं बल्कि पूरी कहानी को देखकर लग रहा है कि वास्तविक ऑपरेशन की कॉपी है, जिसने पाकिस्तान की गोद में बैठे आतंकियों की पोल खोल दी है। तभी तो शहबाज के दोस्तों को मिर्ची लग रही है।
इस्लामिक देशों को ये फिल्म एंटी पाकिस्तान लग रही है, क्योंकि इसमें कट्टरपंथ, हाइब्रिड वॉरफेयर, अरब नेटवर्क्स, पाकिस्तान में गैंग वॉर, भारत के खिलाफ साजिश को दिखाया गया है। डायरेक्टर आदित्य धर की धुरंधर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर बिल्कुल मत जाइए। देखिए कि इस फिल्म ने सीमा पार कैसी दहशत फैलाई है। उसकी नजीर पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर भी देखने को मिल रही है। फिल्म ने पाकिस्तान को पूरी तरह से बेपर्दा कर दिया है। यहाँ की आवाम इस फिल्म को छुप छुप कर देख रही है। हाँ, ये सच है कि फिल्म धुरंधर को पाकिस्तान में रिलीज नहीं किया गया, लेकिन इस फिल्म का क्रेज इस कदर पाकिस्तानी आवाम के सिर चढ़कर बोल रहा है कि वो छिप छिप कर ये फिल्म देख रहे हैं, फिल्म को रिव्यू भी कर रहे हैं और उसकी तारीफ भी। फिल्म ने पाकिस्तान के आतंक के नेक्सस की पूरी थ्योरी को बेनकाब कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की जनता भी इम्प्रेस हो गई है। पहली बार किसी फिल्म में पाकिस्तान के इतना अंदर घुसकर वहाँ की परतें उधेड़ दी हैं, लेकिन पाकिस्तानी इसकी तारीफ करते नहीं थक रहे। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी भारत दौरे पर आ रहे हैं। कल से उनका द गोट टूर शुरू होने जा रहा है और इस दौरान फैंस को उनसे मिलने और साथ में फोटो खिंचवाने का मौका भी मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें लाखों रुपए खर्च करने होंगे। फुटबॉल के भगवान कहे जाने वाले मेसी 14 साल के बाद भारत की जमीन पर कदम रखने जा रहे हैं। मेसी का द गोट टूर देश के 4 प्रमुख शहरों कोलकाता, हैदराबाद और मुंबई और दिल्ली में होने वाला है। ये मौका मेसी के भारतीय फैंस के लिए किसी सपने के सच होने से कम नहीं है। फैंस के लिए मीट एंड ग्रीट सेशन रखा है, जिसमें लोग मेसी से हाथ मिला सकते हैं, उनके साथ फोटो खिंचा सकते हैं, लेकिन इस सपने की कीमत भी सपनों जैसी ही है। सिर्फ एक फोटो और मुलाकात के लिए 10 लाख चुकाने होंगे, जबकि वीआईपी और प्रीमियम पैकेज 95 लाख रुपए का होगा। कोलकाता में मेसी के जोरदार स्वागत के लिए जबरदस्त तैयारी चल रही है। लेक टाउन में मेसी की 70 फीट ऊंची भव्य मूर्ति तैयार कर ली गई है, जिसका वो अनावरण करने वाले हैं। मेसी के हैदराबाद आने की खबर से फैंस काफी उत्साहित हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान सम्मेलन का उद्घाटन किया और किसान पाठशाला में खेती की चुनौतियों और उत्पादन को लेकर अन्नदाताओं के साथ चर्चा भी की। साथ ही किसानों से उन्नत खेती के बारे में भी जानकारी ली। किसान जो देश की रीढ़ कहे जाते हैं, उन किसानों के लिए यूपी के बाराबंकी में किसान पाठशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी ने शामिल होकर किसानों को नई योजनाओं के चेक और प्रमाण पत्र दिए। खेती की बात पर खेत पर पाठशाला के शुभारंभ के दौरान हजारों की संख्या में किसान इकट्ठा हुए। सीएम ने कृषि पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। पिछले 8 वर्ष में कृषि विकास की दर को 8.6% से बढ़ा करके 17.7% उत्तर प्रदेश ने पहुंचाया है। योगी की सत्ता संभालने के बाद से किसानों का विकास हुआ और ये आंकड़े खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताए हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन तो आपने खूब देखा है। अब उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर वाली दहाड़ दिल्ली में भी सुनाई दे रही है। आज दिल्ली के सैनिक फार्म्स में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी डीडीए ने एक आलीशान बंगले को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया और इस दौरान भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां तैनात रही। 2 बीघा जमीन पर बने इस अवैध बंगले को जमींदोज करने के लिए 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 7 बुलडोजर लगाए गए थे, जो चारों ओर से आक्रमण कर इस बंगले को मिट्टी में मिला रहे थे। बुलडोजर की चोट से आलीशान बंगला मलबे का ढेर बनता जा रहा था। बुलडोजर कार्रवाई का ये वीडियो दिल्ली के सैनिक फार्म का है। डीडीए के अधिकारियों के मुताबिक यह आलीशान बंगला डीडीए की जमीन पर बना हुआ था। हाईकोर्ट के आदेश पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। 30-35 साल पुराना मकान जहां आईजीएल का कनेक्शन है, बिजली का कनेक्शन है, वो हाउस टैक्स पे ही है। उसके बाद हमने 30 साल पुराना मकान आज अचानक सुबह 4 बजे आके तोड़ना शुरू कर देते हैं। थाईलैंड और कंबोडिया की जंग दिन ब दिन विध्वंसक होती जा रही है। सीज फायर टूटे हुए 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ कंबोडिया रॉकेट से थाई सेना की पोस्ट को निशाना बना रहा है, तो रॉयल थाई आर्मी भी बॉर्डर एरिया में घुसकर गोले बरसा रही है। ये विध्वंसक तस्वीरें कंबोडिया थाईलैंड बॉर्डर इलाके की हैं, जहां हालात और भी तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। रॉयल थाई आर्मी कंबोडिया की सीमा से लगे इलाकों में कहर बरपा रही है। थाई सेना M1126 स्ट्राइकर से आग उगल रही है, गोलियों की बरसात कर रही है। वहीं एक वीडियो कंबोडिया फोर्सेस का भी आया, जिसमें कंबोडिया की फोर्स BM21 रॉकेट से थाईलैंड की पोस्ट को निशाना बना रही है। इस दौरान लगातार 20 से 25 रॉकेट थाईलैंड की तरफ फायर किए गए, जिससे थाईलैंड में बड़ा नुकसान हुआ। दोनों तरफ से वार पलटवार जारी है। ये वीडियो थाई बॉर्डर गार्ड का है, अपनी पोस्ट से कंबोडिया की सेना पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है।
थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है, क्योंकि इस तरह खतरनाक हालात में अब दोनों देशों की नौसेनाएं भी आमने सामने आ गई हैं, जिससे अब थाईलैंड और कंबोडिया के बीच शांति फिलहाल तो दूर की बात नजर आ रही है। ये वीडियो थाईलैंड की सेना की ओर से जारी किया गया है, जिससे एक ड्रोन इमारत पर बम गिरता दिख रहा है और एक धमाके के बाद इमारत से काले धुएं का गुब्बारा आसमान में छा जाता है। ये बताया जा रहा है कि ये ड्रोन अटैक थाईलैंड की नौसेना की ओर से प्लान किया गया था, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि इस युद्ध में अब थाई नेवी की भी एंट्री हो गई है। अब इस वीडियो को देखिए, जिसमें इमारत में आग की ऊंची ऊंची लपटें निकल रही हैं। ऐसी खबर है कि हमला थाईलैंड की नेवी की ओर से किया गया। ऐसा ही अटैक थाई नेवी ने इस इमारत पर भी किया, जिसे कंबोडिया की सेना इस्तेमाल कर रही थी, जिसमें से धुएं का गुबार निकल रहा है। ऐसे तनाव वाले माहौल में दोनों देश की नौसेनाओं का आना एक बड़े युद्ध की ओर इशारा कर रहा है। एक बार फिर आस्था का मेला लगने वाला है। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में फिर सजने वाला है महाकुंभ, क्योंकि जनवरी में माघ मेले की शुरुआत होने वाली है और इसकी तैयारियां जोरों पर हैं। संगम की धरती पर अब हर हर महादेव के जयघोष और भगवा लहराती नावों से पूरी तरह रंग गई है। प्रयागराज में लगने वाले माघ मेले में भगवा रंग दिखने लगा है। पाटून ब्रिज जो पहली बार काले की जगह भगवा रंग में दिखाई देगा, तो वहीं संगम में जो नौकाएं तैरेंगी वो भी भगवा में नजर आएंगी। नाविकों ने नावों पर भगवा झंडे, भगवा रंग की पट्टियां और धार्मिक चिन्हों से सजावट शुरू कर दी है। सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि इस बार के माघ मेले में जो सनातन का प्रतीक है, जो भगवा रंग है, वो खुलकर देखने को मिलेगा। महाकुंभ ने कई इतिहास रचे, तो अब एक बार फिर से संगम के रेती सनातनी मेला यहाँ पर लगने वाला है। संदेश साफ है, ये सिर्फ माघ मेला नहीं बल्कि सनातन की वो परंपरा है जो अनंत काल से चली आ रही है, जिसमें शामिल होने के लिए देश से ही नहीं बल्कि विदेश से भी सनातनी जुटेंगे। कुछ दिन पहले खुद सीएम योगी ने तैयारियों का जायजा लिया था और बताया था कि इस बार 20 करोड़ लोगों के पहुँचने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के संभल में सिर्फ कानून का राज होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि संभल के दीपा सराय में एक और चौकी का उद्घाटन हुआ है, जो बता रहा है कि अब ना अपराधी बचेंगे और ना अपराध। यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का शासन है। दीपा सराय का अपराध और आतंक के साथ गहरा रिश्ता, और ये रिश्ते काफी पुराने हैं। ये आहुति अपराध के खात्मे की है। ये मंत्रोच्चारण अपराधियों के विरुद्ध है और ये दीपा सराय की नई चौकी है। 2 मंजिला इस चौकी में कंट्रोल रूम, हाईटेक सीसीटीवी से लैस हर शख्स पर नजर होगी। ये वही इलाका है जिसका कई अपराधियों से नाता रहा है, और खास बात ये कि संभल सांसद जियाउर रहमान बर्ग के घर से कुछ मीटर दूरी पर है, जिसकी नींव 4 मार्च को इनाया नाम की मुस्लिम बच्ची ने रखी थी। क्योंकि इलाका मुस्लिम बाहुल्य है, ऐसे में जी मीडिया ने मुसलमानों से बात की। जो सही आदमी है उन्हें तो हर वक्त फायदा सही है, भूल गई तो फायदा ये हमें। जो लोग गंदे हैं उन्हें ही डर होगा, हमें तो कोई दिक्कत ना है। भले ही मुसलमान खुलकर विरोध ना करें, लेकिन इस चौकी के निर्माण से कई लोगों के पेट में दर्द जरूर है, जिन्होंने चौकी के निर्माण के वक्त कई विघ्न डाले थे। संभल के दीपा सराय में बनी इस चौकी में विघ्न डालने वाले बहुत से लोग थे। उन्हीं में से एक था सांपबाज मुल्ला अरशद, जो चौकी और पुलिस कर्मियों पर सांप छोड़ देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस सांपबाज का फन ही कुचल दिया। सांपबाज मुल्ला अरशद, जो चौकी की नींव रखने के बाद से ही साजिशों में लगा था। चौकी न बने इसके लिए सांप का इस्तेमाल करता था। सांप के साथ वाले कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी वजह से इस हिस्ट्री शीटर का इलाज भी हुआ था। मुल्ला अरशद जो है उसके ऊपर दर्जनों से अधिक मुकदमे हैं, और वो हिस्ट्री शीटर है थाने का, और वो नशे के कारोबार में शुरू से लिप्त रहा है। जेल के रोटियां तोड़ने के बाद मुल्ला अरशद बाहर है। जी मीडिया ने जब इस बारे में उससे बात की तो सुनिए कैसे वो इसे अफवाह बताने लगा। छोटा आरोप है, कोई वीडियो हो तो मुझे दिखाएं आप। अच्छा। और जो मुझमें मुकदमे लगे हैं उन पर 8-10 मुकदमे में जीत चुका हूँ। तो वो तो एक अफवाह थी कि आप तोड़ दिए, आप लेके घूमना इस तरीके से। कोई वीडियो किसी के पास हो तो मुझे दिखाएं आप। चौकी बन गई है। सांपबाज मुल्ला अरशद का फन कुचला जा चुका है, और मैसेज साफ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर में रुकावट बनेगा उसकी डेंटिंग पेंटिंग इसी चौकी में होगी। इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से एक डंपर गिरा है, और इस हादसे के बाद इस आग में 2 लोग जिंदा जल गए हैं। पुलिया तोड़कर ये डंपर नीचे गिरा है। फिरोजपुर झिरका की ओर ये डंपर जा रहा था। बड़ी खबर इस समय की, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो है उससे ये डंपर नीचे गिरा है। 2 लोग इसमें जलकर मर गए हैं। अब क्या वजह रही, क्योंकि ये तो 6 लेन एक्सप्रेसवे है, इतना चौड़ा एक्सप्रेसवे, इससे ये पुलिया से नीचे कैसे गिरा डंपर, ये अब जांच का विषय है। हादसे में
2 लोग जिंदा जल गए हैं। उत्तर प्रदेश के हाथरस में कोचिंग से लौट रही 2 छात्राओं से छेड़खानी की गई, लेकिन मनचलों की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई और वो शायद ये भूल गए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आदेश है कि छेड़खानी करने वालों का ऑन द स्पॉट इलाज हो जाएगा। अगर कोई बेटी कहती है कि मेरी सुरक्षा को खतरा है तो उस बेटी को सुरक्षा प्रदान करो। सुरक्षा जिससे खतरा है उसको वहीं पे सबक सिखाओ। इस आदेश के बाद भी हाथरस के इन शोहदों ने बेटी की सुरक्षा से खिलवाड़ किया और अब कभी भी इनके यमराज का टिकट कटने वाली खबर आ सकती है, क्योंकि योगी जो कहते हैं वो पूरा करते हैं। हाथरस में 2 छात्राएं कोचिंग से लौट रही थी। उसी दौरान बाइक सवार 2 शोहदों ने उनसे छेड़खानी की। मनचलों की करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। स्थानीय लोगों का आरोप है कि आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं और आरोपी बेखौफ नजर आते हैं। लेकिन अब बेटियों ने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई है तो योगी फोर्स एक्टिव हो गई है। सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है और इनका हिसाब भी होना तय है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हाथरस में जी न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले गिरफ्तार हो गए हैं। एक मनचले को पुलिस ने गिरफ्तार किया। छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हुआ था और उसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस एक्शन में आई थी। तस्वीर देखिए, ये वही लड़का है जिसने कोचिंग से निकल रही 2 लड़कियों को छेड़ा था। मोटरसाइकिल पर यह सवार था। अब इसके 2 साथियों की और तलाश पुलिस के द्वारा की जा रही है। छेड़छाड़ का वीडियो खूब वायरल हुआ था। लखनऊ में खुले में शराब पीने पर उत्तर प्रदेश पुलिस ने ताबड़तोड़ एक्शन लेते हुए 92 लोगों का चालान काटा है। ये लोग चौराहे पर दुकान के पीछे खुले में शराब पी रहे थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने यहां दबिश दी और धारा 34 के तहत 90 से ज्यादा लोगों पर जुर्माना ठोक दिया। इतना ही नहीं, पुलिस ने सभी का नाम और पता नोट किया और दोबारा सार्वजनिक जगहों पर शराब ना पीने की सख्त हिदायत दी। दरअसल ये लोग कई दुकानों के पीछे छिपकर शराब पी रहे थे। उसके लिए बाकायदा बैठने की व्यवस्था भी की गई थी। दुकान लगी हुई है, काफी लोग बैठे हुए हैं। शराब के साथ वहाँ चखने का भी इंतजाम था। ये कार्रवाई ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के निर्देश पर पुलिस टीम ने एक विशेष अभियान के तहत की थी। पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। अभियान के दौरान लखनऊ के उत्तरी जोन में करीब 3 थाने प्रभारी के साथ कई शराब की दुकानों के आसपास चेकिंग हुई। इस दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीते हुए लोगों को पकड़ा गया। दरअसल यहाँ पिछले कई दिनों से खुले में शराब पीने की शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद ये अभियान के जरिए कार्रवाई हुई। फिलहाल ये अभियान जारी है और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। गोवा के बाद ओडिशा के भुवनेश्वर से नाइट क्लब में भी आग लगने की घटना सामने आई है, लेकिन इस बार किस्मत अच्छी थी क्योंकि समय पर यहां दमकल की गाड़ियां पहुंच गई और ये आग ऐसे वक्त में लगी जब इस नाइट क्लब में कोई मौजूद नहीं था। पहली तस्वीर कुछ दिन पहले की है जो गोवा के नाइट क्लब की है, जिसमें 25 लोगों की जान चली गई थी। वहीं दूसरी तस्वीर भी नाइट क्लब की ही है, लेकिन ये भुवनेश्वर से सामने आई है। यहाँ के सत्य विहार इलाके में मौजूद नाइट क्लब की इमारत से धुआं निकलता देखा गया। दमकल विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद मौके पर तुरंत दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया गया। आग की तेज लपटों ने न सिर्फ नाइट क्लब को नुकसान पहुंचाया, बल्कि पास में मौजूद एक फर्नीचर की दुकान को भी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि जब ये आग लगी उस वक्त स्टाफ के अलावा कोई और नहीं था। अगर रात के वक्त ये आग लगती तो हादसा बड़ा हो सकता था। गुजरात के खेड़ा में राइस मिल के प्लास्टिक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में दमकल विभाग और स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन तब तक आग धीरे धीरे पूरी फैक्ट्री में फैल गई और धुएं का गुबार करीब 2 किलोमीटर दूर तक दिखा। दरअसल राइस मिल की प्लास्टिक गोदाम में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। इलाके में दहशत फैल गई। गोदाम में भारी मात्रा में प्लास्टिक मौजूद था, इस वजह से आग ने विकराल रूप ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि दमकल विभाग की 7 गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुटी रही। गनीमत रही कि जिस वक्त आग लगी ज्यादा लोग मौजूद नहीं थे, नहीं तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं आग की वजह से धुएं का गुबार दूर तक दिखा। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं मामले में जांच जारी है। पुलिस को आशंका है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से गोदाम में आग लगी है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक शादी के दौरान दूल्हे ने दहेज के खिलाफ एक मिसाल कायम की है। दूल्हे को 51 लाख रुपए का दहेज दिया जा रहा था, लेकिन उसने इसे लेने से इनकार कर दिया और केवल 1 रुपए में शादी की। सोने की एक शादी की रस्में चल रही हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं। तभी दूल्हे का टीका किया जाता है। कपड़े और नारियल के साथ प्लेट में सजाकर 51 लाख रुपए दिए जाते हैं। दूल्हे ने बेहद सम्मान के साथ कैश लेने से मना कर दिया।
उठा ले भैया, सामान रख गया। दादा ये नहीं चाहिए। ₹1 दे दो बस। दूल्हा और उसके परिवार वालों ने नोटों के थाल को माथे से लगाया और लड़की वालों को वापस दे दिया। वहां मौजूद लोगों ने इस पहल पर जमकर हौसला अफजाई की। 51 लाख रुपए वापस हुए। बहुत अच्छी पहल। अगर आप भी ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो फिर यह खबर आपको जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि एक शख्स को ऑनलाइन गोल्ड ऑर्डर करना महंगा पड़ गया। पार्सल खोलते ही गोल्ड की जगह जो चीज निकली उसे देखकर कस्टमर का सिर चकरा गया। ये देखो ओके, क्या ₹1 का सिक्का है अंदर? अरे ये क्या हो गया? ऑनलाइन ऑर्डर तो 5 ग्राम सोने का सिक्का किया था और कस्टमर को भेजा क्या ₹1 का सिक्का। सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट कर एक शख्स ने ऑनलाइन फ्रॉड को लोगों के सामने रखा। उसका दावा है कि उसने स्विगी इंस्टामार्ट से 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन ऑर्डर किया था। जब पार्सल को उसने डिलीवरी बॉय के सामने खोला तो उसका सिर चकरा गया। सर ओके, हम भी कितना बार गए हैं और दिए हैं, हमने तो आज तक कहीं भी इस तरीके से नहीं, एकदम ओके मिला है। जहाँ भी ओके का रिपोर्ट ही मिला है। इंटरनेट से 2-4 ऐसे निकले हैं। नहीं, इंटरनेट की बात पे मत जाओ सर, AI का जमाना है आज के टाइम में सर। इंटरनेट की बात मत जाओ, सामने जो प्रूफ है उस पे जाओ। हम लोग दिए हैं। ये देखो ओके, क्या ₹1 का सिक्का है अंदर? और अब बात करेंगे ब्रह्मोस की। ये ब्रह्मोस मिसाइल नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र के सारंगखेड़ा घोड़ा मेले में बिक रहा एक खास नस्ल का घोड़ा है। और इसकी कीमत अगर आप सुनेंगे तो फिर आप चौंक जाएंगे। जैसा नाम वैसा ही धमाकेदार दाम। एक ब्रह्मोस दुश्मन के होश उड़ाता है और ये ब्रह्मोस है जिसने कीमत के मामले में तहलका मचा रखा है। ब्रह्मोस नाम का ये घोड़ा महाराष्ट्र के फेमस सारंगखेड़ा चेतक फेस्टिवल में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। मेले में इसकी कीमत 15 करोड़ रखी गई है। अभी तक इसकी बोली 8 करोड़ के पार जा चुकी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 15 करोड़ का ये ब्रह्मोस क्या तोप है और इस मेले में आया कहां से और इतना महंगा आखिर क्यों है। दरअसल ये घोड़ा गुजरात के देसाई फार्म के मारवाड़ी नस्ल का घोड़ा है। 36 महीने के ब्रह्मोस की लंबाई 63 इंच है। माथे पर आकर्षक सफेद धारी है। इसकी डाइट भी खास है। दिन में 15 लीटर ये दूध पीता है। इतना ही नहीं, ब्रह्मोस की मसाज और ग्रूमिंग की जाती है। इसीलिए ब्रह्मोस देश भर में होने वाले कई घोड़ों के कंपटीशन में नंबर 1 बन गया है और स्टार की लाइफ जीता है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक कारोबारी के लिए उसका दोस्त फरिश्ता बनकर आया। कारोबारी को हार्ट अटैक आने पर उसके दोस्त ने फौरन CPR देकर उसकी जान बचाई। कार से उतरते ही कारोबारी बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी कार की डिग्गी से सामान निकाल रहा कारोबारी का दोस्त दौड़कर पास पहुंचा। बिना देर किए कारोबारी को CPR देने लगा। ठीक है? कैसे ठीक हो? क्या हो गया? ठीक हो? मौत से जिंदगी की ये जंग करीब 10 सेकंड तक चली और इन्हीं 10 सेकंड में फौरन CPR देकर एक दोस्त अपने दोस्त की थम रही धड़कनों को वापस ले आता है। ये पूरी घटना घर के बाहर लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बाद में मौके पर पहुंचे परिवार के लोग कारोबारी राजीव कुमार को हेल्थ चेकअप के लिए अस्पताल ले गए, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर है। वहीं सही वक्त पर एक सही कदम उठाने को लेकर उनके दोस्त सोनू चुग की भी जमकर तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में अगले 48 घंटों में मौसम अपना पूरा रूप दिखाने वाला है। दिन की रोशनी फीकी पड़ेगी, धूप गायब हो जाएगी और रातें ऐसी कि लगने लगे मानो किसी फ्रिज में बंद कर दिए गए हों। यूपी में सर्द लहर शुरू हो गई है, जो सिर्फ कपकपी नहीं बल्कि हड्डियां जमा देगी। आसमान पर कोहरे का कब्जा और धरती पर पारा बेकाबू होकर नीचे गिर रहा है। आज प्रदेश के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। इस दौरान कई शहरों में विजिबिलिटी भी 0 हो गई। वक्त के साथ साथ शीतलहर तेज होती जा रही है और हालात आने वाले कुछ दिनों में और बिगड़ सकते हैं। इसलिए रैन बसेरा को दुरुस्त कर दिया है। कब से हैं यहाँ पे आप? 2 दिन। 2 दिन से हो गए। व्यवस्था ठीक है यहाँ पे? हाँ ठीक। आपका क्या नाम है बाबूजी? प्रेम मोहन। प्रेम जी कितने दिन से यहाँ पे रुक रहे हैं? हाँ 4 दिन से। खाने पीने की, रहने की जो व्यवस्था है यहाँ पर सब दुरुस्त है? फैसिलिटी बहुत अच्छी। मौसम विभाग की माने तो 13-14 दिसंबर के बाद पहाड़ों पर बर्फबारी का नया दौर शुरू होगा। इससे सर्दी बढ़ जाएगी। कोहरे की शुरुआत हो गई है। रात में तापमान में अब और गिरावट आने वाली है। पंजाब में ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर एक्शन तेजी में नजर आ रहा है। सुनाम में एक ड्रग्स तस्कर के घर पर आज बुलडोजर चला दिया गया। अब पंजाब में भी योगी का बुलडोजर मॉडल छाया हुआ है, यानी कि अपराध करोगे तो बुलडोजर से हिसाब होगा।
पंजाब के सुनाम से आई बुलडोजर दहाड़ की ये तस्वीरें, जहां एक नशा तस्कर के घर को बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। जिस ड्रग्स तस्कर के घर पर बुलडोजर चला है उस पर 16 मामले दर्ज हैं। हालांकि बुलडोजर कार्रवाई से पहले घर पर नोटिस चस्पा कर दिया गया था और बुलडोजर के दहाड़ने से पहले घर को खाली करा लिया गया था। घर खाली होते ही बुलडोजर अपने काम पर लग गया। नशे के कारोबार से बनाए गए घर की हर एक दीवार को ढहा दिया गया। पंजाब की मान सरकार साफ कर चुकी है कि ड्रग्स का कारोबार करने वालों पर कोई रहम नहीं दिखाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सरकारी प्लॉट्स में जाने वाला रास्ता और रास्ते में ही टैंकर से गायब हो रहा है। डीजल टैंकर से तेल निकालने का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़े टैंकर के पास 3 व्यक्ति मौजूद हैं। एक शख्स टैंकर का चैम्बर खोल रहा है, जबकि दूसरा व्यक्ति ड्रम को लगाता है और पाइप से डीजल को ड्रमों में भरता है और फिर इन्हीं डीजल से भरे ड्रमों को भरकर एक वैन में रखा जा रहा है। दिन दहाड़े डीजल कटिंग होती नजर आ रही है। स्थानीय लोगों की माने तो चोरी करने वाले को किसी का भी खौफ नहीं है और ये सब खेल लंबे समय से चला आ रहा है। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पति की। नमस्कार।